हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश तुगलक वंश के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि किस तरह से 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 साल तक किस तरह से गुलाम वंश के शासक शासन करते हैं और 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक लगभग 30 साल खिलजी वंश शासन करते हैं। और उसके बाद आता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन, तुगलक वंश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं तुगलक वंश की। दोस्तों, तुगलक वंश जो कि शासन करता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी 1320 ईस्वी में। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा उसका उत्तराधिकारी और उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। इनमें से पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर ही था, लेकिन फिरोज शाह का साम्राज्य उनसे छोटा अवश्य था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो जाता है और उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है। और इसके बाद आता है सैयद वंश का शासन। वैसे तो तुगलक वंश 1412 तक शासन करते रहे, लेकिन 1399 में जब तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, तब ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाता है। तो दोस्तों, इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक तुगलक गाजी के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। सुल्तान बनने से पहले वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, गाजी यानी कि काफिरों का वध करने वाला, और काफिर मतलब गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो या और भी कोई हो, तो उसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था। वह पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक एक उदार व्यक्ति के रूप में गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत गयासुद्दीन ने एक न्याय विभाग का निर्माण करवाया। उसमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई दागने और हुलिया लिखने की प्रथा को प्रभावी रूप से लागू करवाया। वह दानी स्वभाव का होने के कारण जन कल्याणकारी कार्यों को कराने में दिलचस्पी रखता था। बरनी के अनुसार सुल्तान अपने सैनिकों के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। उसकी सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, रूमी, ताजिक, खुरासानी, मेवाती एवं दोआब के राजपूत सैनिक शामिल थे। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार। सुल्तान ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, सख्ती और नरमी के मध्य संतुलन रस्म म्यान को बनाया। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी करवाया। गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मुकद्दम और खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए, जिससे उनकी वही स्थिति हो गई जो बलबन के समय में थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये अधिकार वापस ले लिए गए थे और उनकी ज़मीन आदि भी उनसे ले ली गई थी, जिससे उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें वो पुराने अधिकार वापस दे दिए। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी थी।
उसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था। विजय अभियान। अगर विजय अभियानों की बात करें तो सन 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहां के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में वह असफल रहा। 1323 में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने शहजादे यानी कि अपने पुत्र जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की पुनः स्थापना के लिए भेजा। जौना खां ने वारंगल के काकतीय और मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इन राज्यों में सर्वप्रथम वारंगल था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति त्याग कर दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। इसके द्वारा राजस्व सुधार। अपनी सत्ता स्थापित होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों और जनता को प्रोत्साहित किया। शुद्ध रूप से तुर्की मूल का होने के कारण इस कार्य में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। गयासुद्दीन ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के हितों की ओर ध्यान दिया। उसने एक वर्ष में एकता के राजस्व में 1/10 से 1/11 भाग से अधिक की वृद्धि नहीं करने का आदेश दिया। उसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई और बाग बनवाए। सार्वजनिक सुधार। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए सार्वजनिक सुधार इस तरह से हैं। जनता की सुविधा के लिए उसने शासनकाल में गयासुद्दीन ने किलों, पुलों और नहरों का निर्माण करवाया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुधार करने के लिए श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। बर्नी ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूल करने को उसने प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन हिंदू जनता के प्रति उसकी कठोर नीति यथावत बनी रही। उसने हिंदुओं को धन जमा करने की आज्ञा का निषेध किया, यानी कि हिंदुओं को धन जमा करने की अनुमति नहीं थी। उसके द्वारा किए गए धार्मिक कार्य। गयासुद्दीन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम धर्म में उसकी गहरी आस्था और उसके सिद्धांतों का वह सावधानीपूर्वक पालन करता था। उसने मुसलमान जनता पर इस्लाम के नियमों का पालन करने के लिए दबाव डाला। उसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। अगर निर्माण कार्य की बात करें तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में गयासुद्दीन तुगलक ने विशेष रूप में रुचि ली। अपने शासनकाल में उसने तुगलकाबाद नामक एक दुर्ग की नींव रखी थी। मृत्यु। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल, जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से निर्मित करवाया था, में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह गिर जाता है, जिसमें उसकी दबकर मृत्यु हो जाती है मार्च 1325 ईस्वी में। इस घटना के समय शेख रुकनुद्दीन महल में ही मौजूद था, लेकिन उलूग खां यानी कि जौना खां ने उसे नमाज पढ़ने के बहाने बाहर भेज दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है, जो कि आप देख सकते हैं। तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद। इसके बाद आता है शासन मोहम्मद बिन तुगलक यानी उसके पुत्र जूना खां, जिसका मूल नाम उलूग खां भी है। वो शासन करता है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक जौना या जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया है। एक गुणवान व्यक्ति के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक कुशाग्र, बुद्धि संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, कला प्रेमी और अनुभवी सेनापति था।
वह अरबी भाषा व फारसी भाषा का विद्वान, खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति उसने अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने न तो खलीफा से अपने पदों की स्वीकृति ली और न उलेमा वर्ग का सहयोग लिया। यद्यपि बाद में उसे ऐसा करना पड़ा, तो उसने न्याय विभाग पर भी उलेमा वर्ग मीन्स जो धर्माधिकारी होते हैं उनके एकाधिपत्य को समाप्त किया। काजी के जिस फैसले से वह संतुष्ट नहीं होता था उसे बदल देता था, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं था कि काजी का हर फैसला वो माने। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। वस्तुतः यह उस शासक का दुर्भाग्य था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो सकीं, जिसके कारण इतिहासकारों की आलोचना का उसे पात्र बनना पड़ा। उसके शासनकाल में पद व्यवस्था। सिंहासन पर बैठने के बाद तुगलक ने अमीरों, सरदारों को विभिन्न उपाधियां और पद प्रदान किए। उसने ततार खां को बहराम खां की उपाधि, मलिक कबूल को इमादुल मुल्क की उपाधि, वजीर और वजीर मुमालिक की उपाधि दी थी, या वजीर मुमालिक का पद दिया था। पर कालांतर में उसने खाने जहां की उपाधि के साथ गुजरात का हाकिम बनाया गया। इसको मलिक कबूल को। उसने मलिक अरुयाज को ख्वाजा जहान की उपाधि के साथ सहनाई इमारत का पद, मौलाना गयासुद्दीन को सुल्तान का अध्यापक यानी कुतलुक खां की उपाधि के साथ वकील दर की पदवी, अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को नायब बारबक का पद प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बटा था, जैसे कि दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमुती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बंगाल, मालवा, जाजनगर, उड़ीसा, द्वार समुद्र आदि। कश्मीर एवं बलूचिस्तान दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं थे। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई और ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। राज्यारोहण के बाद मोहम्मद तुगलक ने कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया, जैसे कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सबसे पहले जानेंगे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। संभवतः 50% कर को बढ़ा दिया गया, परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की योजना असफल रही। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजनाओं को 3 वर्ष के पश्चात उसने समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण, जिसको कहा जाता था सोनथर, उपलब्ध कराया। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन। उसने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुवत्तुल इस्लाम भी कहा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था, लेकिन जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। सुल्तान की इस योजना के लिए सर्वाधिक पर इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। फिर भी
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित होना और दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि ऐसे कारण थे जिसके कारण सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित करने की बात सोची थी। मोहम्मद तुगलक की इस योजना की भी आलोचना की गई। मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी पूर्णतः असफल रही और उसने 1355 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिससे अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खुला। तीसरा था उसका सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। तीसरी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक और प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी विविध प्रयोगों के कारण ही एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है, धनवानों का राजकुमार। मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। बर्नी के अनुसार संभवतः सुल्तान ने राजकोष की रिक्तता के कारण एवं अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने हेतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल फरिश्ता के अनुसार और तांबा बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन और ईरान से मिली थी। वहाँ के शासकों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का प्रयोग विफल रहा। सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। अब आते हैं खुरासान और कराचिल अभियान। चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान और कराचिल विजय अभियान का उल्लेख किया जाता है। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना भी असफल रही और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी। कराचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 3 अधिकारी ही बचकर वापस आ सके। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी असफल रही। संभवतः 1328-29 के मध्य मंगोल आक्रमणकारी तरमासरीन चगताई ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर मुल्तान, लाहौर से लेकर दिल्ली तक के प्रदेशों को रौंद डाला। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल नेता को घूस देकर वापस कर दिया था। इस नीति का कारण सुल्तान को आलोचना का शिकार बनना पड़ा। इसके बाद फिर कभी मोहम्मद तुगलक के समय में भारत पर मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। महत्वपूर्ण विद्रोह, उसके समय में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए, जिनमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में ही हुए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों का सारांश निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रथम विद्रोह 1327 में तुगलक के चचेरे भाई सुल्तान गुरसास्प ने किया, जो गुलबर्गा के निकट सागर का सूबेदार था। वह सुल्तान द्वारा बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। दूसरा, मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध सिंधु तथा मुल्तान के सूबेदार बहराम आइवा उर्फ किसलू खां ने 1327-28 ईस्वी में विद्रोह किया। सैयद जलालुद्दीन हसन का मालाबार विद्रोह 1334-35 में किया गया। बंगाल का विद्रोह 1330-31 में प्रमुख हैं। बंगाल के विद्रोह को यद्यपि प्रारंभ में दबा लिया गया था, लेकिन 1340-41 के लगभग शमसुद्दीन के नेतृत्व में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया।
1337-38 में कड़ा के सूबेदार निजाम भाई का विद्रोह, 1338-39 में बीदर के सूबेदार नुसरत खां का विद्रोह, 1339-40 में गुलबर्गा के अली शाह का विद्रोह आदि मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध किए गए विद्रोहों में प्रमुख हैं। इस तरह से विद्रोहों का सुल्तान ने सफलतापूर्वक दमन किया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई विजयनगर की स्थापना। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जैन विद्वान एवं संत जिन प्रभु सूरी को दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों होली और दिवाली में भाग लिया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तखराज नियुक्त किया तथा शेख मुजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर तथा सैयद कलामुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त किया। शेख निजामुद्दीन चिरागे दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में से एक थे। मृत्यु। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। यहाँ पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। उसके मरने पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसामी ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम धर्म का विरोधी बताया है। मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इला अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया, सुल्तान ईश्वर का समर्थक है आदि वाक्यों को अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी भी था। इसके बाद दोस्तों आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 में गद्दी पर बैठता है और 1388 ईस्वी तक शासन करता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और सिपह सालार रजब का पुत्र था। उसकी मां बीबी नैला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी के कर्जे माफ़ कर दिए, जिसमें सौंदर्य ऋण भी शामिल था जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। उसने उपज के हिसाब से लगान निश्चित किया, सरकारी पदों को पुनः वंशानुगत कर दिया। उसकी प्रारंभिक असफलता। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल और सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह वहाँ का शासक था। उसने एक दला के किले में शरण ले रखी थी। सुल्तान फिरोज अंततः किले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 ईस्वी में दिल्ली वापस आ गया। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ के तत्कालीन शासक शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु असफल होकर एक बार फिर वापस आ गया।
आंशिक सफलताएं, उसकी जो छोटी मोटी सफलताएं थी वो इस तरह से हैं। 1360 ईस्वी में सुल्तान फिरोज ने जाजनगर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता था, पर आक्रमण करके वहाँ के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पुरी को ध्वस्त किया। 1361 ईस्वी में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ के जाम बावनियों से लड़ती हुई सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम बावनियों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गई। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। उसने दक्षिण में स्वतंत्र होकर राज्य विजयनगर, बहमनी और मदुरा को पुनः जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया, और जो भी अभियान उसने किया वह मात्र साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किए थे। उसकी राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 कर, खराज यानी कि लगान, खुम्स खुम्स जो कि युद्ध में लूट का माल होता था, जजिया और जक़ात, इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान, जो कि उन लोगों को देना पड़ता था जो कि धनी थे, अमीर थे, और उन लोगों को दिया जाता था कि जो कि अपाहिज थे, गरीब थे, असहाय थे, साधनहीन थे। तो केवल इन 4 करों को रखा: खराज, खुम्स, जजिया और जक़ात। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई सर्व कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। संभवतः फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें, यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलज नदी से घग्गर नदी तक 96 मील लंबी, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक निर्माण करवाया। उसने फलों के लिए 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया। नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नगर व सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में ही आता है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में डाली थी। उसके शासनकाल में खिजराबाद व मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। उस अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। दीवाने खैरात। दारुल सफ़ा, सफ़ा यानी कि जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। फिरोज की नीति और परिणाम। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई थी। इनकी देखभाल हेतु सुल्तान ने दीवाने बंदगान की स्थापना की। दीवाने बंदगान किस लिए था? दासों की देखभाल के लिए। कुछ दास प्रांतों में भेजे गए और शेष को केंद्र में रखा गया। दासों को नगद वेतन व भूखंड दिए गए। दासों को दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया गया। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ किया। उसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसमें सैनिकों की योग्यता की जांच पर असर पड़ा। खुम्स का 4/5 भाग फिर से सैनिकों को देने के आदेश दिए गए। खुम्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि युद्ध में लूटा गया माल होता था खुम्स, और उसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। कुछ समय बाद उसका भयानक परिणाम सामने आया। फिरोज तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध और असहिष्णु शासक मानते हैं। संभवतः दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया।
न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्मगुरुओं का प्रभाव स्थापित हो गया। मुफ्ती कानूनों की व्याख्या करते थे। मुफ्ती कानूनों की व्याख्या करते थे। मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया। और फिरोज क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसने हिंदू जनता को जिम्मी और हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। जजिया के कर केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। संरक्षण और रचनाएं, उसके द्वारा दिए गए संरक्षण। शिक्षा प्रचार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों और मदरसों लगभग 13 की स्थापना करवाई, जिसमें जयालुद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ उसने जयालुद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। बर्नी ने फतवाए जहानदारी एवं तारीख फिरोज शाही की रचना की। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतूहात फिरोज शाही की रचना की, जबकि सीरत फिरोज शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान द्वारा की गई है। फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का एजुद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। वलायले फिरोज शाही आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ था। उसने जलघड़ी का आविष्कार किया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिक्कों का प्रचलन। फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसमें संभवतः अद्धा और मिस्र कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने संसगानी क्या होता था, 6 जीतल का होता था, एक नया सिक्का चलवाया, जिसमें उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र और उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित करवाया। फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। फिरोज शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों और युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया। शासक के कर्तव्यों को विस्तृत किया और इस्लाम धर्म को राज्य शासन का आधार बनाया। फिरोज शाह तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल उसका प्रधानमंत्री होता था, उसको दिया जाता है उसकी सफलताओं का श्रेय। इसके बाद दोस्तों आता है उसकी मृत्यु। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई। और इसके बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को 1389 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया गया। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां का पुत्र था, यानी फिरोज शाह तुगलक का वह पोता था। गयासुद्दीन द्वितीय को तुगलक शाह के नाम से भी जाना जाता है। उसकी विलासी प्रवृत्ति होने के कारण असंतुष्ट सरदारों ने उसकी हत्या कर दी। बाद में फिरोज शाह तुगलक के पौत्र जफर खां के पुत्र अबू बकर को फरवरी 1389 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। अबू बकर को फरवरी 1389 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया था। यह फिरोज शाह तुगलक के पौत्र जफर खां का पुत्र था। अप्रैल 1389 में शहजादा मोहम्मद ने अपने को समाना में सुल्तान घोषित कर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। वह अबू बकर को अपदस्थ कर यानी पद से हटाकर अगस्त 1390 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह अबू बकर के बाद बनता है नसीरुद्दीन महमूद शाह 1390 ईस्वी में। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो कि शासन करता है 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक। इसको अधिक शराब पीने की आदत थी और अधिक शराब पीने की इसी आदत के कारण जनवरी 1394 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसके पुत्र हुमायूं को अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया, परंतु 6 सप्ताह में ही हुमायूं की भी मृत्यु हो गई।
और इसके बाद अमीरों ने उसके अनुज महमूद तुगलक को गद्दी पर बिठाया। महमूद तुगलक महमूद तुगलक जो कि 1399 से लेकर 1413 तक शासन करता है, दिल्ली के तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। उसके राज्यकाल में अनवरत संघर्ष चलते रहे और दुरावस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। महमूद तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत से दक्षिण दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा और राजस्थान, बुंदेलखंड आदि प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। शासन की बात करें तो महमूद तुगलक के समय में मलिक सरवर नाम के एक हिजड़े ने सुल्तान से मलिक उस सर्क यानी पूर्वाधिपति की उपाधि ग्रहण कर जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। महमूद तुगलक का शासन इस समय दिल्ली से पालम तक यानी केवल दिल्ली के कुछ निकटवर्ती जिले तक ही सीमित रह गया था। इस समय नसरत शाह तुगलक एवं महमूद तुगलक के साथ ने एक साथ शासन किया। महमूद तुगलक ने दिल्ली से तथा नुसरत शाह ने फिरोजाबाद से अपने शासन का संचालन किया। महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। एक पैर से लंगड़ा होने के कारण उसको तैमूर लंग मीन्स लंगड़ा, तो तैमूर लंग उसको कहा गया। तैमूर के आक्रमण से डरकर दोनों सुल्तान राजधानी से भाग गए और 15 दिन तक दिल्ली में रहने के पश्चात तैमूर वापस चला गया और खिज्र खां को अपने विजित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया। तैमूर आक्रमण के बाद सिमटा दिल्ली सल्तनत का विस्तार। एक मान्यता के अनुसार तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विस्तार सिमटकर पालम तक ही रह गया था, यानी कि दिल्ली में कुछ ही उसके आसपास के ज़िले रह गए थे। तैमूर के वापस जाने के पश्चात महमूद तुगलक ने अपने वजीर मल्लू इम्बार की सहायता से पुनः दिल्ली सिंहासन पर अधिकार कर लिया, पर कालांतर में मल्लू इकबाल मुल्तान के सूबेदार खिज्र खां से युद्ध करते हुए मारा गया। मल्लू इकबाल के मरने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार दौलत खां लोदी को सौंप दी। 1412 ईस्वी में महमूद तुगलक की मृत्यु हो जाती है और 1413 में दिल्ली के सिंहासन पर दौलत खां लोदी और खिज्र खान ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर एक नई राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, इस तरह से तुगलक वंश यहीं पर समाप्त होता है। आगे आता है सैयद वंश का शासन, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।